इन हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। आपको बता दें कि आज से कुछ समय पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी, जहां पर यह कहा गया था कि भारतीय नौसेना के सुपर कैरियर के लिए, जो कि एनएस विशाल होगा, इसके लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम विकसित किया जा रहा है डीआरडीओ के द्वारा। और उस दौरान इसको लेकर ज़्यादा रिपोर्ट पे सामने नहीं रखी गई। और बाद में फिर मिलन 2024 एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा मैरीटाइम टेक्निकल एक्सपोजिशन यानी एमटेक्स 24 को इनॉग्रेट किया जाता है। और इसमें 65 से ज़्यादा जो कंपनियां हैं वो अपने कटिंग एज नेवल टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित करती हैं। दो टेक्नोलॉजीज ऐसी थी जिन्होंने अपना अटेंशन ग्रैब करवाया। इसमें पहली थी MPAUV, जिसको हम मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल के नाम से जानते हैं, और दूसरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्चर सिस्टम यानी ईमेल्स। अब ईमेल्स को लेकर आप सब जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम है, ये मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर का एक प्रमुख हिस्सा होते हैं। हालांकि ये जो चीज़ें थी, ये फर्स्ट टाइम नहीं थी जब हमें इसके बारे में पता चला हो। दरअसल जून 2022 में भी भारतीय नौसेना के जो वाइस एडमिरल SN गोरमोडे सर थे, उन्होंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी का दौरा किया था बेंगलुरु में, और उन्होंने जो नीच टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट है उनके प्रोग्रेस को रिव्यू किया था। और उस दौरान भी उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटapult लॉन्च सिस्टम के बारे में ब्रीफ किया गया था, और एक टेस्टिंग मॉडल जो है उनके सामने प्रस्तुत भी किया गया था। ये सारी बातें चल ही रही थी कि 23 अगस्त यानी आज के दिन एक बड़ी रिपोर्ट सामने आती है। 23 अगस्त 2024 को इंडिया टीवी के एक रिपोर्टर ने डीआरडीओ के एक लैब का दौरा किया, जहां पर उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने रखी। दरअसल डीआरडीओ के द्वारा इस समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम को विकसित किया जा रहा है, जो कि किसी भी पेलोड जिसका वजन 400 किलोग्राम तक है, उसको 16 से लेकर 18 मीटर की दूरी पर लॉन्च कर सकता है। जी हाँ, सिर्फ 16 से लेकर 18 मीटर की दूरी के बीच में उसको वो लॉन्च करने में सक्षम है। जनरली अगर हम 400 किलोग्राम तक के पेलोड की बात करें तो इसमें हमें एक अनमैन एयर व्हीकल ही देखने को मिल सकता है। हालांकि इस समय ये एक स्केल्ड मॉडल है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम का है। आने वाले भविष्य में भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम है, ये विकसित किए जाएंगे, जिनका इस्तेमाल भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर में होता हमें दिखाई पड़ेगा। और ये पहली दूसरी बार नहीं था, बल्कि तीसरी बार लगातार था जब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम के बारे में पता चला हो, जो कि भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर विकसित किया गया हो। दरअसल ये भारतीय नौसेना के फ्यूचरिस्टिक रोड मैप का एक अहम हिस्सा है, जिसके अंतर्गत एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम विकसित किया जा रहा है। इस समय भारतीय नौसेना की बात करें तो ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करते हैं, जिसमें से पहला है INS विक्रमादित्य और दूसरा है INS विक्रांत। भारतीय नौसेना ने एक थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को भी प्लान किया है, जो कि IAC-2 होगा। पहले माना जा रहा था कि इसमें हमें कोई बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर देखने को मिलेगा, लेकिन क्योंकि उसके लिए नई डिज़ाइन और एक बड़ा समय लगने वाला था, और इसके लिए फिर भारतीय नौसेना ने अपने डिसीजन बदला और उन्होंने INS विक्रांत के सिस्टर क्लास शिप को चुना, जो कि कुछ इन्हेंसमेंट के साथ में आएगी। और जो नया एयरक्राफ्ट कैरियर प्रपोज किया गया है, इसकी जो एक्विजिशन कॉस्ट आएगी तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए आएगी, और ये तकरीबन 44,000 टन वजनी होने वाला है। लेकिन इनिशियली भारतीय नौसेना ये चाहती थी कि उनके पास एक 65,000 टन वजनी सुपर कैरियर हो, जो कि न्यूक्लियर प्रोपल्शन से पावर्ड हो, और वो INS विक्रांत की जो सिस्टर क्लास शिप है उसकी जगह ले। लेकिन आप सबको मैंने पहले भी बताया कि इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर को डिज़ाइन करने के लिए, बनाने के लिए लंबा समय लगने वाला था इसके डिज़ाइन और डेवलपमेंट प्रोसेस में, और इस पर इनफैक्ट इसको कंस्ट्रक्ट करना भी हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज था। हालांकि भारतीय नौसेना ने ऑलरेडी जो इस प्रकार के एयरक्राफ्ट कैरियर है, इनके स्टडी को शुरू कर दिया है, ताकि आने वाले भविष्य में भारत में इनका निर्माण किया जा सके, और आने वाले भविष्य में हमें इंटायरली न्यू डिज़ाइन देखने को मिलेगी। हालांकि एक चीज़ है कि जो न्यूक्लियर प्रोपल्शन है, फिलहाल इसको होल्ड पर रखा गया है, और माना जा रहा है कि आने वाले भविष्य में जो सुपर कैरियर होगा उसमें हमें इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे सामने कॉम्प्लेक्सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं एक न्यूक्लियर रिएक्टर को विकसित करने की, जो कि 500 से लेकर के 550 मेगावाट की जो पावर है उसको जनरेट कर सके। तो ऐसे में जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, शायद वो तो हमें देखने को ना मिले, लेकिन सुपर कैरियर में हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम अवश्य देखने को मिल जाएगा, जो कि फाइटर जेट को डेक से टेक ऑफ करवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हालांकि अगर हम लॉन्च सिस्टम की बात करें तो हमें इस समय अलग अलग प्रकार के जो लॉन्च सिस्टम है वो देखने को मिल जाते हैं। यानी कि कैटapult लॉन्च सिस्टम की बात करें तो इनको पावर करने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के जो मीडियम है वो मिल जाते हैं, जैसे कि एयर प्रेशर, हाइड्रोलिक और स्टीम पावर। और अगर हम स्टीम पावर्ड कैटapults की बात करें तो इनकी बहुत सारी लिमिटेशंस भी होती हैं,
जैसे कि ये बड़े होते हैं साइज में और इनको ऑपरेट करने के लिए बड़े मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है और इनको मेंटेन करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। वहीं स्टीम कैटapult में एक एडवर्स इफेक्ट भी हमें देखने को मिलता है जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट में स्पष्ट तौर पर हमें प्रदर्शित होता है। जैसे कि जो अमाउंट ऑफ स्टीम होगा ये इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि एयरक्राफ्ट का वेट क्या है। लेकिन मान लीजिए एक बार जब लॉन्च स्टार्ट होता है तो फिर हमें जो स्टीम की क्वांटिटी है उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता और अगर एक्सेस स्टीम मिल जाती है तो फिर वो नोज लैंडिंग गियर को तोड़ सकती है, उसको क्षतिग्रस्त कर सकती है। वहीं अगर कम स्टीम हुई तो फिर एयरक्राफ्ट के पास इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं होगी कि वो टेक ऑफ कर सके और यही कारण है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम है इनको काफ़ी प्राथमिकता दी जाती है। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम में तो जनरल एटॉमिक्स का नाम इसमें सबसे सम्मान के साथ लिया जाता है क्योंकि उन्होंने जो अमेरिकी नौसेना है उसके लिए इस सिस्टम को विकसित किया है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए। और इसकी जो ऑपरेशनल एबिलिटी होती है ये काफ़ी अच्छी होती है और ये अलग अलग प्रकार के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनके लिए भी ये बनाया जा सकता है और अलग अलग प्रकार के जो एयरक्राफ्ट है वो इसमें फिट हो सकते हैं। इनको मेंटेन करना भी आसान होता है, ये हल्के होते हैं, वहीं इनकी लाइफ साइकिल कॉस्ट जो होती है ये भी काफ़ी कम होती है। हालांकि शुरुआत में कहा गया था कि भारत जनरल एटॉमिक्स के साथ जो है वो मदद मांगेगी और आगे चल के जो एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम है ये विकसित किया जाएगा, लेकिन इसकी जो कॉस्ट बताई गई एस्टिमेटेड वो काफ़ी ज़्यादा थी और यही कारण था कि भारत ने आगे चल के स्वदेशी तौर पर इसको विकसित करने का फैसला किया और इस समय इसकी टेस्टिंग चल रही है। और जिस प्रकार के रिजल्ट अभी तक प्राप्त हो रहे हैं उसको लेकर के भारत में जो डिफेंस एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स हैं ये कॉन्फिडेंट है कि भारत के पास आने वाले भविष्य में इस प्रकार के जो कैरियर होंगे वो उपलब्ध होंगे जिनमें ईमेल्स का इस्तेमाल होता दिखाई पड़ेगा। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि अगर हम ईमेल्स का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हमारे एयरक्राफ्ट इस कैपेबल हैं कि इन्हें ऑपरेट किया जा सके? तो जी हाँ, बेसिकली आपको बता दें कि ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर के हमें दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे। एक एस्टोबार कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेगा तो दूसरा कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेगा। जो एस्टोबार कॉन्फ़िगरेशन का एयरक्राफ्ट है वो हमें आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य से और आईएनएस विक्रांत की सिस्टर क्लास शिप से ऑपरेट होता दिखाई पड़ेगा। जबकि जो कैटोबार टेडबीएफ है इनको हम बेसिकली जो हमारे सुपर कैरियर है इनसे ऑपरेट कर सकेंगे, यानी भारत के प्रोग्राम में ये एयरक्राफ्ट भी लिस्टेड है और आने वाले भविष्य में इसका निर्माण होता हमें दिखाई अवश्य पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है ये लगातार आगे बढ़ रही है और भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने में कोई भी यहाँ पर इस समय जो कमी है वो नहीं छोड़ी जा रही है। और आने वाले भविष्य में भारतीय नौसेना की ताकत वैसे भी जो कैटोबार कैपेबल एयरक्राफ्ट है इनसे बढ़ जाएगी, जिसमें राफेल एम का नाम भी शामिल है। फिलहाल अभी तो ये देखना है कि जो स्केल मॉडल टेस्ट किया जा रहा है ये बड़े साइज में कब विकसित किया जाता है, क्योंकि उसी के बाद आगे की जो कार्रवाई है वो हमें होती दिखाई पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।